हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आती हूँ डेली सीडीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड में, जो कि आप स्किप्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पहले आप सभी को बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, कल ही जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिस। और उससे में आप सभी का ओटीआर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो है इस बार नियम लागू है। जिस तरीके से आपको करना है, कब से करना है ये तो अभी बता दिया जाएगा, लेकिन 27 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो है लॉन्ग वीडियो कल मैंने शाम को ही डाल दी थी, उसे जाकर के आप सभी देख लीजिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल पे आप सभी को डेली वीडियोस मिलती है 12 बजे दोपहर के 12 PM पे। आप इस टाइम जोड़ करके अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं और पीवाईक्यू से आपको ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चंस का लेवल आप समझ पाएंगे। इस बार चाहते हैं कि अच्छे से आपका पेपर क्लियर हो तो वीडियोस जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शंस है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। तो फ्रेंड्स, चारों ऑप्शंस को अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यालय का असहयोग होता है उसमें वह अधिगम के पठार का कारण नहीं माना जाता, लेकिन अगर प्रेरणा की सीमा हो, शारीरिक सीमा हो या ज्ञान की सीमा हो तो यह जो है आपके अधिगम के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दिया गया है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा के परिणाम। यहाँ पे दिया है प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? गेट्स व अन्य के द्वारा, मार्गन और गिलीलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर क्रॉनवेल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेट्स व अन्य के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें दिया गया है स्टैनफोर्ड बीनी परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बीनी परीक्षण किसका मापन करता है? तो व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, यानी कि बुद्धि का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही कब इन्होंने जो है स्टैनफोर्ड बीनी परीक्षण का मापन किया? तो 1905 में अपने सहयोगी बीनी और साइमन के साथ मिलकर। ठीक है, बीने जो है साइमन के साथ मिलकर के इन्होंने परीक्षण किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है कि यहाँ पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायर, युंग, मन या फिर ऑलपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी युंग नामक वैज्ञानिक ने। और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। आप सभी को बता दूं, 3 प्रकार यानी 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा है? एक तो आप देख ही रहे हैं, अंतर्मुखी। दूसरा हो जाएगा आपका जो है बहिर्मुखी, और तीसरा हो जाएगा आपका उभयमुखी। तो जो भी मैं बताती रहती हूँ उसको एक्सप्लेन जो भी करती हूँ उसको लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें दिया गया कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक पर्यावरणीय तत्व या फिर शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी फिर सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जहां पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास में निरंतरता का नियम, अनियमित विकास का नियम या उतार चढ़ाव विकास का नियम या फिर आनुवांशिकता और सांस्कृतिक विकास में संबंध का नियम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनियमित विकास का नियम। और विकास से संबंधित क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जिसको अनियमित विकास का नियम या अनियंत्रित निरंतरता विकास का नियम, यहाँ पे निरंतर विकास का नियम, ये भी हो जाएगा। उसके साथ ही आप सभी को बता दें, परस्पर संबंध का सिद्धांत का नियम, समान प्रतिमान का नियम, वंशानुक्रम और उसके साथ ही वातावरण का अंतःक्रिया का नियम, उसके साथ ही एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधुर्मुखी, केंद्र से निकट से दूर की दृष्टि, यहाँ ये सारे जो होते हैं वो विकास के नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विकास की विशेषताओं के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट कर बात करेंगे, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है कि यहाँ पे कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। किसने कहा है? गैसल, हरलॉक, मेरिडिल्थ या फिर डगसल और हॉलैंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरलॉक।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी हरलॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कुछ समय पहले मैंने आप सभी को क्वेश्चंस बताए थे, जो है विकास के, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने कुछ बताया था आप सभी को, यहाँ पे प्रारंभिक विकास के प्रमुख नियम, तो अनियमित विकास का नियम ये सही था। जो इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया था वो आपका यहाँ विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आ गया था। मैंने ध्यान नहीं देकर के इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं, जो मैंने विकास के निरंतरता का सिद्धांत बताया, निरंतर विकास का सिद्धांत बताया था, और परस्पर संबंध का सिद्धांत बताया था, प्रतिमान का सिद्धांत बताया था, सारा हमारा जो है वो विकास के अंतर्गत आता है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन यानी जो सारे विकास में उसमें एक्सप्लेन किया, तो उसमें उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी अनियमित विकास का नियम। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नियम जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, यहाँ तक देख लिया था। और उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 की हमें बात करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने कई बार इसको पढ़ा होगा आप सभी ने, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं ड्रेवल और मैक्सडूगल और थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। और इन्होंने कितनी बताई है मूल प्रवृत्तियां, तो इन्होंने आप सब क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या किसने 14 मानी है, तो मूल प्रवृत्ति की संख्या मैकडूगल ने 14 मानी है। और मैकडूगल के अकॉर्डिंग जो है मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है, तो 14। ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के अगर पूछे तो आप इतनी अच्छे से पढ़ लीजिए कि आप क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ पे दिया गया है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान मतलब रुकना, अब ध्यान देना, तो ये किसने कहा है, डगडल, रॉस, मन और मैकडूगल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डम्बिल या डगलस। इसको यहाँ पे डम्बिल होगा। ठीक है, डम्बिल ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन ये डम्बिल ज़्यादा देता है, डगलस का कम देता है जितना ये डम्बिल करता है, क्योंकि मेन ये कोटेशन ही डम्बिल का है। तो ये कट कर ही ले लीजिएगा, सीधे लिख दीजिएगा डम्बिल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं, जैसे ही ये नियम सामने आता है आपके मन में थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक आ गए होंगे। तो उन्होंने 3 नियम बताए थे। कौन कौन सा नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम तो जो है जो इन्होंने थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन इनके जो है 3 नियम ये मुख्य है। और इन्होंने जो गौड़ नियम बताए उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 5 है। 5 इन्होंने जो है गौड़ नियम भी बताए हैं। तो अगर थॉर्नडाइक ने बताया तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी बहु अनुक्रिया का नियम ये शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन हमें नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दिया गया है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फ परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और इनका निर्माण इन्होंने कब किया था, 1963 में। और कब से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण की। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अब बुद्धि से क्वेश्चन पूछा है तो आपको बुद्धि के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले यहाँ पे पूछा है द्विकारक सिद्धांत, तो यहाँ पे आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है। कब दिया था, 1904 में दिया था। ठीक है, इन्होंने द्विकारक सिद्धांत बनाया है। तो 2 द्विकारक सिद्धांत इनके कौन कौन से हैं, एक माना है इन्होंने जी फैक्टर, एक माना है जी फैक्टर और एक माना है इन्होंने एस फैक्टर, यानी जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया। कितने सिद्धांत बताए हैं, 2 बताए हैं। कब बताए हैं, 1904 में बताए हैं। ये पूरा आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 जहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, वो आप सभी को यहाँ बताने हैं। तो सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत या सीखने का समय सिद्धांत, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। कुछ तो आप सभी के लिए भी छोड़ दिया जाए, देखा जाए कि आप सभी को इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दी। ये क्वेश्चन जो ये प्रैक्टिस सेट है हमारा, वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इसके पहले 23 प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिया है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर देख सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आप सभी को बता दी, जो भी हमारे प्रैक्टिस होते हैं वो संडे वाले दिन आप सभी को 100 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चंस के सेट आप सभी को पूरा बहुत ही कम समय 20 से 20 मिनट के अंदर ही सारा जो है कवर हो जाता है। 100 क्वेश्चन फर्स्ट डिवीजन होता है, उसमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं करती, मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर बताती हूँ। और वही जो 1 वीक में मैंने पढ़ाया उसी को जो है संडे वाले दिन आप सभी को देखने के लिए मिलता है। तो कल हो जाएगा आपका संडे और मैं लूँगी आपकी कल की क्लास, तो जुड़िएगा जरूर फ्रेंड्स 12 बजे। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ पे दिया गया है शरीर के आधार पर
व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? यहाँ पे जो पूछा गया है तो यहाँ पे सारी चीज का ग्रंथियां होंगी, ठीक है। यहाँ पे होंगी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? क्रैशमर, युंग, केलन और स्पेंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है क्रैशमर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रैशमर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों में डिवाइड किया। अब इन्होंने विभिन्न प्रकार तो बताए हैं, कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लंबकाय, सुडौलकाय और उसके साथ ही कृष्णकाय, इन्होंने 3 जो है मुख्य बताए हैं। उसके बाद अगर बात करें स्पेंसर ने तो उन्होंने 6 प्रकार बताए। हर यहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पे दिया गया है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह किसका है? क्रोल एवं ब्रुस्का। कोल एवं ब्रुस्का। नेक्स्ट है ड्रेवर का, डिहान का या फिर क्रो एंड क्रो का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये तो काफी सरल क्वेश्चन है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि मैंने पहले ही बता दिया था PYQ से क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं, तो आप सभी को हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो विद्रोह की भावना होती है, जैसे ही किशोरावस्था स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है, उस समय जो है यह काफी तेजी से विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। और कोलसेनिक ने कहा भी है कि जब किशोर जो होते हैं, प्रौढ़ जो होते हैं, वो अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। उन्हें क्या होता है कि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए होती है इस एज में, किसमें? पूर्व किशोरावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जहां पे दिया गया है सीखने की वह अवस्था जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीखने का पठार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 20 नंबर पे, जिसमें दिया गया है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? इतनी बार अगर मैंने आप सभी को बताया है तो आप सभी को याद तो हो ही गया होगा। इसका सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है सूत्र दिया किसने है? स्टर्न और कलहमान ने 1912 में दिया था। कब? स्टर्न ने जो है 1912 में दिया था। और उसके साथ ही बुद्धि लब्धि जो सूत्र दिया है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमने बताया है कि स्टर्न और कलहमान ने बुद्धि लब्धि शब्द दिया, लेकिन यहाँ पे बुद्धि लब्धि का जो IQ लेवल का सूत्र दिया है वो किसने दिया है? तो वो आपका जो है यहाँ पे IQ लेवल, जिसका मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु इंटू 100, वो आपके आ जाते हैं टर्मन, ठीक है। इन्होंने 100 यहाँ पे जो इंटू 100 शब्द जोड़ा है वो जो है टर्मन के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है कि प्रतिपादन जब किया होगा तो वो टर्न हो जाएंगे, लेकिन इंटू 100 जो किया है तो वो दिया है टर्मन ने। ये सभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? अभी मैंने अब जस्ट थोड़ी देर पहले आपको भी क्वेश्चन को क्लियर करवाया, तो आप सभी आराम से पढ़ चुकेंगे। 3 नियम दिए हैं उन्होंने, कौन कौन से नियम दिए हैं वो आपको बताना है कमेंट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्डाइक। नेक्स्ट है कि सामान्य संयुक्त कोशिकाओं के गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? और गुणसूत्र के जोड़े आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 23 यहाँ पे 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कोहलर निम्न से किससे संबंधित है? और ये भी जो है क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुए हैं, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी में कोहलर की बात आई है तो इसमें मैं आप सभी को बता दूं, कोहलर में आपको जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, और किस सिद्धांत के नाम से? पूर्वाकृति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको फुल नाम इनका है BF स्किनर, ठीक है। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल, थर्नडाइक, बीनी या फिर स्पीयरमैन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें दिया गया है शिक्षण हेतु मस्तिष्कीय उद्वेलन प्रतिमान के प्रयोग में किसने सुधार किया है? स्मरण, अनुशासन, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 नंबर, जिसमें दिया गया है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सा शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें दिया गया संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। अब यहाँ पे न्यूनतम स्तर पूछा है, तो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने एक बार आप सभी को बहुत अच्छे से बताया है, इतनी प्रैक्टिस ले लिया है कि आप सभी को अच्छे से बताया है। न्यूनतम स्तर पूछा है तो आप सभी को न्यूनतम स्तर बताना है, और न्यूनतम स्तर में इनका आता है ज्ञान। यहाँ पे होगा ज्ञान, फिर उसके बाद होता है आपका समझ, और उसके बाद होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मैं थोड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप जरूर अच्छे से लिख लीजिएगा। अनुप्रयोग, नेक्स्ट आता है उनका विश्लेषण, और उसके बाद आता है विश्लेषण, और उसके बाद एक आता है संश्लेषण, और एक और होगा फ्रेंड्स मूल्यांकन। यहाँ पे थोड़ा सा करके यहाँ पे मूल्यांकन, तो मैं बोल दे रही हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। पहला होगा ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सबसे निम्न स्तर पूछा है तो निम्न स्तर पे आता है ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक प्राप्ति का न्यूनतम स्तर, निम्न स्तर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। उदाहरण है क्षीण अधिगम अंतरण का, उच्च अधिगम अंतरण का, द्विपक्षीय अंतरण का, या फिर इनमें से कोई अंतरण नहीं हो रहा है। तो ऊर्ध्व यानी उच्च अधिगम अंतरण जिसको बोलते हैं ऊर्ध्व, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व अधिगम, या फिर इसको बोल सकते हैं धनात्मक अधिगम। आप सभी को पूरा नाम भी पता होना चाहिए। कभी कभी क्या है, नाम हमें पता ही नहीं होता है, क्वेश्चन तो आते हैं पर क्वेश्चंस के नाम, आंसर के नाम नहीं पता होते, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप सभी को ये प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है, और ये आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करने वाली है। कोई भी डाउट्स हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो भी कमेंट में बताइएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और हमारा वीडियोज डेली आप सभी को 30 क्वेश्चन की जो सेट मिलेगी वो 12 बजे। कल के वीडियोज जरूर देखिएगा, संडे वाली क्लास उसको छोड़िएगा नहीं, कल का सेशन इंपॉर्टेंट है। बाय बाय फ्रेंड्स।